हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑप्थेल में एक क्लिनिकल कंडीशन जिसको हम लोग डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। अब डेक्रोसिस्टाइटिस की अगर हम बात करें तो डेक्रोसिस्टाइटिस का मतलब होता है, यहाँ पे दो वर्ड देखना है कि डेक्रोसिस्टाइटिस में पहले डेक्रियन, डेक्रियन का मतलब होता है टीयर, ठीक है, और सिस्टा का मतलब होता है सैक। तो जो आइटिस है और उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब कि जिस कंडीशन में टीयर सैक का इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस। अब जो डेक्रोसिस्टाइटिस है वो बेसिकली टीयर सैक का इन्फ्लेमेशन है, और टीयर सैक हम किसको बोलते हैं? लैक्रिमल सैक को। किसको बोलते हैं? लैक्रिमल सैक को। तो जब लैक्रिमल सैक का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, तो डेक्रोसिस्टाइटिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक सेकेंडरी टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नासोलैक्रिमल डक्ट एट द जंक्शन ऑफ नासोलैक्रिमल सैक। तो क्या बोला गया है, डेक्रोसिस्टाइटिस को आपको किस कंडीशन में याद रखनी है कि बेसिकली डेक्रोसिस्टाइटिस होता क्या है कि जब टीयर सैक या फिर लैक्रिमल सैक का इन्फ्लेमेशन होता है या फिर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्रियोसिस्टाइटिस बोलते हैं। अब डेक्रियोसिस्टाइटिस को बेसिकली हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बेस्ड ऑन की कितना क्रॉनिसिटी या कितने समय से है, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, और दूसरा आ सकता है हमारा क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। वहीं पे अगर वो बर्थ से है तो कंजेनाइटल डेक्रियोसिस्टाइटिस, और अगर एक्वायर्ड हुआ एडल्ट में देखने को मिला है तो एक्वायर्ड डेक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जो है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज क्या है? इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो बोला गया है कि जो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस होता है मोस्टली अकर्स ड्यू टू द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक की वजह से होता है, और इसमें कैरेक्टराइजेशन क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कि मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का है वो है पेनफुल स्वेलिंग। अब इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो कोई ना कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तो होगा ही। तो बेसिकली जो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है हमें स्ट्रेप्टोकोकाई, फिर न्यूमोकोकस, स्टेफिलोकोकस और सूडोमोनास। तो ये जो चार ऑर्गेनिज्म है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं जब हम लोग कल्चर करते हैं। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की, तो इसमें 3 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेज को बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ सेल्यूसाइटिस। स्टेज ऑफ सेल्यूसाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि पेनफुल स्वेलिंग रहता है, और इसके साथ साथ एपीफोरा देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि स्वेलिंग है वहां पे, साथ ही साथ एपीफोरा देखने को मिलता है। एपीफोरा का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एपीफोरा मतलब कि वहां पे वाटरिंग आइज देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आंखों से क्या निकलते रहेगा? पानी निकलते रहेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपीफोरा। वहीं पे सेकेंड जो कंडीशन देखने को मिलेगी, जो स्वेलिंग होती है वो रेड हॉट फॉर्म और टेंडर होती है, मतलब उसको टच करने पे वहां पे पेन देखने को मिलता है। और अगर अनट्रीट किया गया, मतलब कि इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया, तो यहाँ पे सेल्फ रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा रेयर रहता है, मतलब खुद से ठीक होने वाली कंडीशन नहीं है। इसलिए इसमें जो नीड है ट्रीटमेंट की वो जरूरी है, मतलब कि इसको जरूरी है, ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो ये और भी ज्यादा क्रॉनिक हो सकता है और भी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेज की। तो सेकेंड स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ लैक्रिमल अब्सेस। अब जो यहाँ पे लैक्रिमल सैक में ऑब्स्ट्रक्शन था, पेन था, वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है अगर अनट्रीटेड रह गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंटिन्यूड अगर इन्फ्लेमेशन रह गया तो ऑक्लूजन हो जाएगा जो कैनालिकुलाई है। और किसकी वजह से ऑक्लूजन हो रहा है? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन है तो एडिमा जनरेट होता है। इस एडिमा की वजह से कैनालिकुलाई का क्या हो जाता है? ऑक्लूजन होता है। अब ऑक्लूजन होने की वजह से जो सैक रहता है उसमें क्या फील हो जाता है? पस फील हो जाता है। और ये जो सैक होता है डिस्टेंडेड होता है, और एंटेरियर वॉल क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। बहुत ज्यादा डिस्टेंशन की वजह से जो एंटेरियर वॉल रहता है किसका? लैक्रिमल सैक का, वो रप्चर हो जाता है, और जिसकी वजह से पेरिसिस्टाइटिस, मतलब आसपास में भी इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैक्रिमल एब्सेस। और थर्ड स्टेज इसमें आता है, दैट इज द स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। अब जो अब्सेस है, एक बार ये अब्सेस क्या करेगा, वहां पे रप्चर होगा तो वहां पे क्या होता है? फिस्टुला फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि जो लैक्रिमल अब्सेस है अगर अनअटेंडेड रहा, अनअटेंडेड मतलब इसको भी ट्रीट नहीं किया गया
ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करते रहेगा कंटिन्यूसली यहाँ से डिस्चार्ज रहेगा, जिसके वजह से एक्सटर्नल फिस्टुला बेलो द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट देखने को मिलेगा और इंटरनल फिस्टुला देखने को मिलेगा इन द नेजल कैविटी। ठीक है, तो क्या बोला है, दो फिस्टुलास यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल फिस्टुला देखने को मिल सकता है जो कि मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट के नीचे रहेगा, ठीक है, और वहीं पे जो इंटरनल फिस्टुला रहता है वो बहुत कम देखने को मिलता है जो कि नेजल कैविटी में रहेगा। ये जो पाल्पेब्रल लिगामेंट है वो हमारा कहाँ पे, आई की जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है इन द एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। वहीं पे इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कॉजेटिव एजेंट है डिफरेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे और एनाल्जेसिक देंगे, जिससे क्या हो सके वहां पे जो इन्फेक्टिव कंडीशन है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन जो हुआ है वो पहले कम करेंगे, उसको कंट्रोल में लाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ड्रेनेज ऑफ लैक्रिमल एब्सेस करेंगे। ड्रेनेज क्यों कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पे डिस्चार्ज की कंटिन्यूटी है उसको कम कर सके, जिससे वो फिस्टुला कंडीशन में न जाए, और जिससे क्या होगा कि जो वहां पे प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा, और सीधे धीरे धीरे क्या होगा, जब इन्फ्लेमेशन टोटली कम हो जाएगा तो अपने आप जो डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन है वो ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जो है बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है और इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अनट्रीटेड रख रहे हैं तो इसके कंडीशन में 3 स्टेजेस हम लोग ने देखा। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सेल्यूलाइटिस होगा, मतलब कि वहां पे पेनफुल कंडीशन रहेगी, फिर वहां पे अब्सेस फॉर्म होगा और लास्ट में फिस्टुला फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद हम सेकेंड बात करेंगे कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस की। कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस क्या बोल सकते हैं कि जो कहाँ से रहे, बेबीज में, न्यूबॉर्न्स में ही रहे, आफ्टर द बर्थ आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस। तो क्या बोला गया है कि इट अकर्स ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद जब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के कारण लैक्रिमल सैक्स में, बेसिकली इन्फेंट में आफ्टर बर्थ ये देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्रोसिस्टाइटिस नियोनेट्रम या फिर इन्फेंटाइल डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी की बात करके ये क्यों देखने को मिलता है, तो बेसिकली बोला गया है कि स्टेसिस ऑफ सिक्रेशन इन द लैक्रिमल सैक ड्यू टू द कंजेनाइटल ब्लॉकेज इन द नेजोलैक्रिमल डैक। ठीक है, पहला मेन रीजन क्या हो सकता है कि स्टेसिस देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो भी सिक्रेशन रिलीज हो रहा है आइस का वो उनका स्टेसिस हो जा रहा है, मतलब कि वो क्या है, वहीं पे रुके रह जा रहे हैं। क्यों रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजेनाइटल ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है नेजोलैक्रिमल डक्ट में। नेजोलैक्रिमल ट्रैक्ट जो है वहाँ पे मेम्ब्रेनस क्या होता है, ऑक्लूजन हो सकता है या फिर बोनी ऑक्लूजन हो सकता है, जिसके वजह से जो सिक्रेशन है वो पास आउट नहीं हो पा रहे, वहीं पे रुके हैं, जिसके कारण यहाँ पे लैक्रिमल सैक में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। अब बेसिकली क्या बोला गया है कि जो 30% न्यूबॉर्न्स होते हैं सब में हमें देखने को मिल सकता है डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, मतलब कि 30% जो न्यूबॉर्न्स रहते हैं उनमें ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वहां पे उनको मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन या फिर बोनी ऑक्लूजन, मतलब कि एनाटॉमिकल कंडीशंस रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें डेक्रोसिस्टाइटिस या फिर कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे सबसे पहले मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन की। तो मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन क्या होता है कि बेसिकली ये नियर द वॉल ऑफ हेस्नर, मतलब कि जो लोअर एंड होता है लैक्रिमल सैक का, वहां पे मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन देखने को मिल सकता है, और जो कि कॉमनेस्ट ऑक्लूजन बोला गया है। ठीक है, इसको क्या बोला गया, कॉमनेस्ट ऑक्लूजन, जो कि मेम्ब्रेनस देखने को मिलता है। सेकेंड क्या बोला गया कि प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल डेब्रिस या फिर कंप्लीट नॉन ऑक्लूजन एंड रियरली द बोनी ऑक्लूजन। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, एपिथेलियल डेब्रिस, मतलब कि एपिथेलियम के कुछ डेब्रिस, मतलब कि अनवांटेड पार्ट वहां पे रहेंगे जो कि ब्लॉकेज कॉज कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट नॉन कैनलाइजेशन, मतलब कि जो कैनलाइजेशन है, जो लैक्रिमल सैक में कैनल फॉर्म होना चाहिए अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता, उसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है ब्लॉकेज। साथ ही साथ बोनी ऑक्लूजन, जो कि एनाटॉमिकल देखने को मिलता है कि जो बोन होता है वो वहाँ पे या तो हाइपरट्रॉफिड रहता है या फिर डीएनएस, मतलब कि डेविएटेड नेजल सेप्टम देखने को मिल सकता है। इन सभी कंडीशन में हमें वहाँ पे कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा बेबीज में भी क्या होता है, कॉमन बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो कॉज कर सकते हैं वहाँ पे डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें इन द कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले एपीफोरा देखने को मिलेगा। एपीफोरा मतलब अगेन वहीं पे कि म्यूकोफिलरेन डिस्चार्ज होगा या फिर वाटरी डिस्चार्ज आंखों से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एपीफोरा में बेसिकली क्या बोला गया कि डेवलप आफ्टर द 7 days ऑफ बर्थ। जो एपीफोरा होगा वो 7 days आफ्टर द बर्थ डेवलप होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसमें क्या होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, लेकिन धीरे धीरे वहां पे म्यूकोफिलरेन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, मतलब पस डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है।
इसमें हम लोग करते क्या है बेसिकली, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक रीगर्गिटेशन टेस्ट। रीगर्गिटेशन होता क्या है बेसिकली कि जो डेक्रोसिस्टाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जो फुला हुआ एरिया है, ठीक है, जो फुला हुआ एरिया है उसको जब हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है, क्या बोला गया कि व्हेन द लैक्रिमल सैक एरिया इज प्रेस्ड म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज रिगर्गिटेट्स फ्रॉम द लोअर पंक्टम। ठीक है, अब जो हमारा आइज है, ठीक है, हमारा जो आइज है, मान के चलो ये हमारा क्या है, आइज है, यहाँ पे हमारा क्या है, नेजोलैक्रिमल डैक, ठीक है, इस तरह से नेजोलैक्रिमल डैक है, और यहाँ पे हमारा लैक्रिमल सैक है। तो यहाँ से सिक्रीशन आता है, ये सिक्रीशन यहाँ से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, नेजोलैक्रिमल सैक में। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, पस भरा हुआ है। तो जब इस एरिया को हम लोग पुश करेंगे, यहाँ पे इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो जो डिस्चार्ज यहाँ पे रहेगा, जो भी कंटेंट यहाँ पे रहेगा, वो क्या होता है, नीचे के लोअर से एरिया से बाहर निकलता है, किसमें, आइस में। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर पंक्टम, और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर पंक्टम। तो रीगर्गिटेशन में क्या करते हैं, ये जो एरिया है इसको हम लोग प्रेस करते हैं, तो यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो बाहर निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रीगर्गिटेशन टेस्ट। यूजुअली क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जब वहां पे क्या रहेगा, नेजोलैक्रिमल सैक में ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ तीसरा चीज क्या देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स नेजोलैक्रिमल सैक एरिया में क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशियली डायग्नोस किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन बेसिकली देखी जाती है कि सबसे पहले आता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जो कि हम लोग देखते हैं कि सब कंजक्टाइवल हेमोरेज देखने को मिलता है बेबीज में, उसके अलावा कंजेनाइटल ग्लूकोमा देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ द कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही है, तो बेसिकली रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसको डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन जो पस है वो यहीं पे रुका हुआ है, या फिर जो भी कंटेंट है वो यहीं पे रुका हुआ है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से बार बार कंजक्टिवाइटिस होते रहता है। लैक्रिमल अब्सेस हो सकता है, जैसा कि हम लोग ने एक्यूट में देखा कि सबसे पहले क्या होगा, पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, फिर वो अगर अनट्रीटेड रहा तो वहाँ पे लैक्रिमल अब्सेस की कंडीशन जनरेट हो सकती है, और लास्ट में फिस्टुला का फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है अगर अब्सेस को भी ट्रीट नहीं किया गया तो। अब इसकी ट्रीटमेंट, कंजेनाइटल ट्रीटमेंट याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिपेंड करता है ये कि कौन से एज पे बच्चों को लाया गया है फॉर द क्लिनिकल अटेंशन। ठीक है, तो क्लिनिकल अटेंशन में किस वक्त लाया गया है बच्चों को, उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट वेरी करता है। सबसे पहले अगर जो बच्चा है अगर 6 to 9 मंथ में है, ठीक है, 6 to 9 मंथ के बीच में लाया गया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको मसाज देते हैं ओवर द लैक्रिमल सैक एरिया एंड द ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, दो चीज करते हैं, एक तो मसाज देते हैं बाई जो हमारा थंब होता है उससे अपर साइड में करते हैं, मसाज करते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है बेसिकली, मसाज इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सैक एंड ओपन द मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन। बेसिकली मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन जो कि हम लोग ने इटियोलॉजी में देखा, अगर वो है तो ऐसे कंडीशन में जब मसाज करते हैं तो वहां का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, और वो क्या करता है, जो मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन रहता है उसको ओपन कर देता है। अब ये मसाज कितनी बार देना है, तो 4 टाइम्स अ डे देना है, और एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स साथ में देना है, क्योंकि हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक देना है। ठीक है, अब ये कितने परसेंट में यूजफुल होता है, तो यूजफुल इन 90% इन्फेंट ऑफ अबाउट 6 to 9 मंथ। अगर 6 से 9 महीने का बच्चा है तो 90% बच्चों में जो मसाज होता है वो क्या करता है, ओपनिंग कर देता है, मतलब कि लैक्रिमल सैक को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेक्रोसिस्टाइटिस की जो कंडीशन होती है ट्रीट हो जाती है। लेकिन अगर ये फिर भी नहीं ठीक हुआ और बच्चा जो है उससे ऊपर का है, मतलब कि अब 6 to 9 मंथ की जगह 9 to 12 मंथ का अगर चाइल्ड आपके पास आ रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पहले मसाज तो करना है, लेकिन मसाज से मदद नहीं मिल रही, तो ऐसे कंडीशन में उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोबिंग करते हैं। ठीक है, प्रोबिंग ऑफ नेजोलैक्रिमल डैक करते हैं विद द बोमन्स प्रोब। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो 9 to 12 मंथ का चाइल्ड होता है उसमें अंडर द जनरल एनेस्थेसिया, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो चाइल्ड में हम लोग यूज करते हैं प्रोबिंग के कंडीशन या फिर एनेस्थेसिया जो भी यूज होता है चाइल्ड में, वो हमेशा ज्यादातर चांसेस में क्या रहता है, जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थेसिया नहीं प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द केस में सिंगल प्रॉबिंग में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो उसको रिपीट कर सकते हैं एट द इंटरवल ऑफ 3 to 4 वीक्स, मतलब 3 से 4 हफ्ते में अगर एक सिंगल प्रोबिंग से फायदा नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से 4 वीक के इंटरवल पे वापस से वहां पे प्रोबिंग कर सकते हैं।
अगर इससे भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, मतलब कि प्रोबिंग करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बलून कैथेटर डायलेशन का यूज करते हैं। मान के चलो मल्टीपल जो प्रोबिंग है उसकी फेलियर हो रही है, तो इसके केस में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो किसकी वजह से हो सकता है, बेसिकली स्कारिंग या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहां पे प्रोबिंग करते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन है तो कितनी भी प्रोबिंग कर ले उससे कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहां पे बलून कैथेटर डाल के डायलेट करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो बैलून कैथेटर भी बार बार फेल हो रहा है, प्रोबिंग भी बार बार फेल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करते हैं इंट्यूबेशन। किसका इंट्यूबेशन? सिलिकॉन ट्यूब डालते हैं वहां पे, और ये एनएलडी में अबाउट 6 मंथ के लिए रखा जाता है, ठीक है। मतलब क्या बोला रहा है कि अगर प्रोबिंग और बलून कैथेटर दोनों में फेलियर आ रहा है, बार बार कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहा है, तो ऐसे में ट्यूब को जो है रखा जाता है। कौन से ट्यूब को? सिलिकॉन ट्यूब को रखा जाता है नेजोलैक्रिमल डक्ट में 6 महीने के लिए, ताकि जो उसका सैक है वो बार बार क्लोज न हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर इन सभी कंडीशन से भी फायदा नहीं मिल रहा है, 6 महीने ट्यूब रखने के बाद भी जब ट्यूब निकाला जा रहा है तो वापस से डेक्रियोसिस्टाइटिस कंडीशन जनरेट हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में लास्ट जो हमारा कंडीशन बचता है वहां पे 2 चीज रहता है। एक होता है डीसीटी और एक होता है डीसीआर, ठीक है। एक होता है डीसीटी मतलब कि डेक्रोसिस्टेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, जो लैक्रिमल सैक रहता है, ठीक है, जो लैक्रिमल सैक रहता है उसको ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डीसीटी में क्या करते हैं, लैक्रिमल सैक को ही रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरा सर्जिकल कंडीशन आता है, दैट इज द डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी, ठीक है। डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी में क्या करते हैं कि अगर चाइल्ड बहुत ज्यादा लेट आ रहा है, मतलब 2 साल 3 साल का आ रहा है, तो उसके अंदर अगर बोनी ऑक्लूजन है या फिर जो मेम्ब्रेनस ऑक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, अब तक तो हार्ड हो चुका रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी या फिर लैक्रिमल सैक डीसीटी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि बेसिकली लैक्रिमस डीसीटी में तो लैक्रिमल सैक को बस रिमूव कर रहे हैं। अब जो डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी होता है, इसमें लैक्रिमल सैक को रिमूव करने के बाद वहां पे क्या करते हैं, जो नेजल म्यूकोजा रहता है, ठीक है, नेजल म्यूकोजा का फोल्ड को हम लोग क्या करते हैं, एक नया पाथवे क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू पाथ बनाते हैं बाय यूजिंग द नेजल म्यूकोजा। तो ये बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग डीसीटी करते हैं तो सिर्फ लैक्रिमल सैक को हटा देते हैं, लेकिन जब हम डीसीआर कर रहे हैं तो डीसीआर के कंडीशन में वहां पे लैक्रिमल सैक को रिमूव करने के बाद जो नेजल म्यूकोजा होता है उससे नया पाथवे बनाते हैं, ताकि वहां पे जो भी सिक्रीशन है उसको ड्रेन किया जा सके, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हम लोग ने देख ली अभी तक, कौन कौन से, एक तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस और दूसरा कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस। अब हम बात करेंगे एडल्ट डेक्रोसिस्टाइटिस की। एडल्ट डेक्रोसिस्टाइटिस 2 कंडीशन देखने को मिल सकती है, या तो ये क्रॉनिक हो सकती है या तो एक्यूट हो सकती है। एक्यूट तो हम लोग ने पहले पढ़ लिया कि वो क्या होगा, बस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से होगा। लेकिन अगर हम लोग क्रॉनिक की बात करें तो बेसिकली जो क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस होता है ये मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू द एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, क्योंकि एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जो कंडीशन होता है वो बेसिकली थोड़ा सा भी एंटीबायोटिक्स लेने पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होती है वो ट्रीट हो जाती है। अब जब क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की हम बात करेंगे तो क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस किन किन कारणों से हो सकता है, तो सबसे पहला बोला कि इट कैन बी मल्टीफैक्टोरियल, मतलब कोई एक रीजन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रीजन की वजह से ही यहाँ पे क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मोस्टली ड्यू टू द विशियस साइकिल ऑफ स्टेटिस एंड द माइल्ड इन्फेक्शन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। क्या बोला गया है कि बार बार वहां पे स्टेसिस हो रहा हो, मतलब कि जो भी लैक्रिमल सैक के सिक्रेशन है, लैक्रिमल डक्ट्स के सिक्रेशन है, बार बार वो लैक्रिमल सैक में आके रुक जा रहे हैं, और साथ ही साथ माइल्ड इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, लंबे समय तक हो रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है, क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। इसको हम लोग ने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ग्रुपिंग किया है। सबसे पहले आता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज में बेसिकली जो 40 से 60 साल का पर्सन रहता है उसमें ज्यादा चांसेस रहता है। दूसरा चीज है कि सेक्स, फीमेल में ज्यादा देखने को मिल सकता है डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन एज कंपेयर टू द मेन, क्योंकि यहाँ पे नैरो ल्यूमेन होता है बोनी कैनाल का इन केस ऑफ द फीमेल। तो नैरो ल्यूमेन होने की वजह से थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आता है तो वहाँ पे डेक्रोसिस्टाइटिस जनरेट हो जाती है। फिर रेस की बात करें तो जो नेग्रोज होता है उनमें रेयर होता है, क्योंकि उनका जो नेजल ओपनिंग होता है बहुत बड़ा रहता है, नेजल कैविटी या फिर जो बोनी कैनाल है वो बड़ा रहता है, लेकिन व्हाइट्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। और पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर पर्सनल हाइजीन अच्छे से नहीं रख रहे हो, बार बार क्या हो रहा है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो रही है, तो उसके वजह से भी हमें क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेकेंड बोला गया है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिव फॉर द स्टेसिस ऑफ टीयर इन द
लैक्रिमल सैक। इसमें बोला गया है एनाटॉमिकल फैक्टर हो सकता है। एनाटॉमिकल फैक्टर मतलब क्या कि जो बोनी कैनाल है ये ही कैसा रहेगा, नैरो रहेगा, मतलब कि बोनी कैनाल का जितना डायमीटर होना चाहिए उससे कम जब डायमीटर रहे, मतलब कि एनाटॉमिकली यहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिफॉर्मिटी है, तो ऐसे कंडीशन में क्रॉनिक डायक्रोसिस्टाइटिस देखने को मिल सकते हैं। या फिर पार्शियल कैनालाइजेशन, मतलब कि जो लैक्रिमल सैक का कैनाल है वो अच्छे से फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में। सेकंड चीज आता है फॉरेन बॉडीज, जैसे कि सैक ब्लॉक होता है, मतलब ठीक है, फॉरेन बॉडीज अगर आ गए हमारे लैक्रिमल सैक में आंखों के थ्रू या फिर नेजल सेप्टम के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वहां पे ब्लॉकेज कॉज करेगा। थर्ड आता है दैट इज द एक्सेसिव लैक्रिमेशन। एक्सेसिव लैक्रिमेशन होगा, बार बार लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में लैक्रिमेशन करेगा, तो ऐसे कंडीशन में भी वहां पे स्टेसिस होगा, और जिसके वजह से भी यहाँ पे डायक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। थर्ड आता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि किस सोर्स की वजह से, कौन से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जिसके वजह से यहाँ पे डायक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे आता है फ्रॉम कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो उसके वजह से वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमारे लैक्रिमल साइट तक जा सकती है, और जिसके वजह से डायक्रोसिस्टाइटिस भी जनरेट हो सकती है। और सेकेंड आता है पैरानाजल साइनस, मतलब साइनस की प्रॉब्लम जिसको है, तो उसके कंडीशन में भी वहाँ पे डायक्रोसिस्टाइटिस जनरेट हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें इन केस ऑफ द क्रॉनिक डायक्रोसिस्टाइटिस, तो इसमें बोला है कि स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक कैटेरल डायक्रोसिस्टाइटिस में सबसे पहले आता है कि माइल्ड इन्फेक्शन शुरू में देखने को मिलेगा, ठीक है, और वाटरिंग आइज देखने को मिलेगी, ठीक है। शुरू में क्या रहेगा कि थोड़ा सा डायक्रोसिस्टाइटिस के सिम्टम देखने को मिलता, मतलब कि वहाँ पे माइल्ड इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, और आंखों से पानी निकलेगा। ब्लॉक इन एनएलडी, मतलब कि जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है उसमें ब्लॉकेज देखने को मिले। नॉर्मल साइज ऑफ लैक्रिमल सैक रहेगा विद द हेल्दी म्यूकोजा, तो यहाँ का म्यूकोजा सही है, और लैक्रिमल सैक जो है वो भी नॉर्मल साइज में है, लेकिन ब्लॉकेज है, और साथ ही साथ स्लाइट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और वाटरिंग आइज देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम लोग कैटेरल डायक्रोसिस्टाइटिस, ठीक है। सेकेंड क्या आता है कि लैक्रिमल म्यूकोसिल स्टेज आता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि स्टैग्नेशन होता है, जिसके वजह से डिस्टेंशन हो जाता है लैक्रिमल सैक का, ठीक है। पहले डिस्टेंशन नहीं देखने को मिल रहा था, पहले क्या था, नॉर्मल साइज था सैक का, लेकिन जब लैक्रिमल म्यूकोसिल होता है तो यहाँ पे म्यूकोजा में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से क्रॉनिक स्टैग्नेशन होता है, मतलब पानी वहीं पे जो लैक्रिमल सिक्रेशन है वो वहीं पे स्टैग्नेंट होने लगते हैं, उनके स्टैसिस होने लगता है, जिसके वजह से डिस्टेंशन होता है लैक्रिमल सैक का। अब यहाँ पे मिल्की या फिर जिलेटिनस फ्लूइड रिगर्गिटेस हो सकता है फ्रॉम द लोअर पंक्चर, मतलब कि जब हम लोग रिगर्गिटेशन टेस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम लोग रिगर्गिटेशन टेस्ट करेंगे तो वहां पे लोअर पंक्टम से मिल्की या फिर जिलेटिनियस फ्लूइड सिक्रीट हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। थर्ड कंडीशन आता है दैट इज द कंडीशन या फिर स्टेज ऑफ क्रॉनिक सपोरेटिव डायक्रोसिस्टाइटिस, मतलब कि यहाँ पे अब जब पायोजेनिक इन्फेक्शन होगा, पायोजेनिक इन्फेक्शन मतलब कि पश का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो प्यूरिरेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग पायोसिल कह सकते हैं। और इसके बाद ये भी कंडीशन अनट्रीटेड रही तो वहां पे स्टेज ऑफ क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक आएगा, मतलब कि वहां पे क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस मतलब कि वहां पे थिकनिंग ऑफ म्यूकोजा होगा, जिसके वजह से फाइब्रोटिक सैक हो जाएगा, मतलब कि जो सैक होगा, लैक्रिमल सैक होगा, उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, अगर ये इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बहुत लंबे समय तक बनी रहे, क्योंकि पस डिस्चार्ज हो रहा है, वहां का म्यूकोजा थिकन हो रहा है, तो वहां पे हाइपरट्रॉफी होकर फाइब्रोटिक सैक हो जाएगा। और इस कंडीशन में एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द सर्जरी, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं इन केस ऑफ द क्रॉनिक डायक्रोसिस्टाइटिस, तो सबसे पहला आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तो बाय प्रोबिंग या फिर लैक्रिमल सिरिंजिंग, ठीक है, दो चीज आता है। इस लैक्रिमल सिरिंजिंग को ही हम लोग सैक सिरिंजिंग कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसएस। तो सैक सिरिंजिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो ब्लॉकेज है उसको ओपन कर सकते हैं और प्रोबिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग ने कंजेनाइटल में देखा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सैक सिरिंजिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सैक सिरिंजिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो ओपनिंग रहता है लोअर पंक्टम या फिर अपर पंक्टम की ओपनिंग रहती है, वहां से हम फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं इनटू द सैक। लेकिन अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रहेगी तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारे आईज में भी आ सकता है, ठीक है, उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है। तो जब तक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में हम लोग सैक सिरिंजिंग नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल में लाएंगे, देन हम सैक सिरिंजिंग या फिर प्रोबिंग कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ही बलून कैथेटर डायलेशन करेंगे। इसका सक्सेस रेट 50% देखने को मिल सकता है, ठीक है, 50% इसका सक्सेस रेट होता है। फिर
अगर ये दोनों से भी ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कि बलून कैथेटर डायलेशन से भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर सेक्स सिरिंजेस से भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग ने वहां पे ट्यूबिंग भी कर लिया, नहीं कोई चांसेस देख रहा है ट्रीटमेंट का, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अब क्या करेंगे, डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी कर सकते हैं। डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्लैप होता है म्यूकोजल फ्लैप के थ्रू नई ओपनिंग क्रिएट की जाती है। और फिर आता है डेक्रियोसिस्टेक्टोमी, जब डीसीआर मतलब कि जब हम म्यूकोजल एपिथेलियम से, मतलब कि जो म्यूकोजा है उससे नया ओपनिंग नहीं क्रिएट कर पाते, मतलब डीसीआर नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डीसीटी करते हैं, मतलब लैक्रिमल सैक को रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट आता है दैट इज द कंजक्टाइवो डेक्रियोराइनोस्टोमी, मतलब कि इसमें क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक्ड कैनलिकुलाई, मतलब कि कैनलिकुलाई जब ब्लॉक्ड हो गया है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कंजक्टाइवो डेक्रियोराइनोस्टोमी करते हैं, मतलब कि कंजक्टाइवा से लेके पूरा राइनोस तक, मतलब कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक कैनाल फॉर्म करते हैं, जो कि मदद करता है इन द केस ऑफ द डेक्रियोसिस्टाइटिस। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द होल डेक्रियोसिस्टेक्टोमी। तो डेक्रियोसिस्टाइटिस में सबसे पहले क्या याद रखना कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक है, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। एक्यूट में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल में म्यूकोजल ब्लॉकेज, बोनी ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है, और क्रॉनिक में बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले देखा कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में AS रेस पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद एनाटॉमिकल फैक्टर्स हो सकता है, इन्फेक्शियस फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड देन हम लोग ने ट्रीटमेंट देखे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर कंजेनाइटल है तो उसमें मसाजिंग करेंगे, मसाजिंग से अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो प्रोबिंग करेंगे, प्रोबिंग से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे बलून कैथेटराइजेशन करेंगे, उससे अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे सिलिकॉन ट्यूब का इंट्यूबेशन करेंगे, और उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो DCR करेंगे, और DCR से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है या फिर DCR जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम लोग वहाँ पे DCT कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कॉमन ट्रीटमेंट हो जाता है बोथ इन द एक्यूट कंजेनाइटल या फिर क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू डेक्रोसिस्टाइटिस क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की और भी क्लिनिकल कंडीशन पे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिनिकल कंडीशन को समझ पाए। और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं।